जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official RWM पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में दिल्ली सल्तनत में बात की थी, जिसका जो कंप्लीट नहीं था आज उसका कंप्लीट पार्ट है और ये गुलाम वंश जो है कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात की जाए अगर दिल्ली सल्तनत में, किसमें, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की, ये पार्ट 2 है गुलाम वंश का। तो जो गुलाम वंश था मैंने इसको बताया था, इसकी जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मैंने आपको बताया था। आगे बात करें इसकी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और जो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में स्थापना हुई थी और 1290 तक इसका शासन चला था पूरा। ठीक है, आगे बात करें इसकी दोस्तों, तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आया था और इल्तुतमिश ने जो मैंने कल आपको समझाया था कि जो चौहान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, उसको लाहौर में जो उसको दफना दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने फिर क्या किया था? तुर्कान चलगानी की जो है एक स्थापना की थी। ये लगभग कुछ 40 अमीर थे, उनका एक ग्रुप था जिसको तुर्कान चहलगानी का नाम दिया गया था। ठीक है, और इसने जो है लाहौर की जगह दिल्ली को वापस क्या है अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। किसने किसने साथियों? इल्तुतमिश ने। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी था, कल हमने पढ़ा भी था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राजधानी को लाहौर शिफ्ट कर लिया था और मुख्यालय जो है दिल्ली के नजदीक ही पास में एक जगह थी पहले उस समय इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय रखा हुआ था। और जो है जो दिल्ली थी उस दिल्ली में मुख्यालय रखा था इंद्रप्रस्थ में, और जो उसकी राजधानी थी कैपिटल उसको जो है लाहौर शिफ्ट कर लिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने पुनः वापस आकर के जब इसकी सत्ता आई तो इसने इसके शासन में इसने लाहौर से पुनः जो है दिल्ली ट्रांसफर कर ली अपनी कैपिटल राजधानी। आगे बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश के बाद में उसका पुत्र आता है इल्तुतमिश का, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज था, वो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात में। और लेकिन बट ये क्या करता है, तुर्की अमीरों ने क्या किया, ये अयोग्य था, इसको ज्यादा सत्ता का ज्ञान नहीं था, तो रुकनुद्दीन को जो तुर्की अमीर थे वो हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और उसकी जगह पे जो काबिल लड़की थी, किसकी? इल्तुतमिश की, उसका नाम था रजिया, तो रजिया को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, लेकिन उसमें से जो 40 अमीरों का जो समूह बनाया था इल्तुतमिश ने, उसमें से कुछ लोगों को ये रजिया जो थी ना, रजिया बेगम, ये पसंद नहीं थी। क्योंकि जो गद्दी पर अक्सर जो है वो समझते थे कि जो पुरुष होता है उसी का हक होता है। तो रजिया बेगम जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो रजिया को जो है घेर करके कैथल में और 13 अक्टूबर को 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा क्या है, हत्या करवा दी जाती है। किनके द्वारा? ये तुर्कान चहलगानी के कुछ सदस्य थे उनके द्वारा। ठीक है, और उसको मार दिया जाता है। उसके बाद में 1266 ईस्वी में दोस्तों बलबन आता है। कौन? बलबन दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। और जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है दोस्तों, ये बलबन कौन था? बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था साथियों? बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये जो बलबन है, ये इस बलबन ने अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए, स्वयं का वर्चस्व दिखाने के लिए एक नीति अपनाई। उस नीति को कहते हैं रक्त एवं लोहे की नीति, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन की नीति इसने अपनाई थी। क्योंकि इसका एक और था पावोस, एक पावोस प्रथा भी इसने अपनाई थी, घुटनों को बैठ करके जो है मुंह से चूमना। ठीक है, इस तरह की प्रथा थी पावोस जिसको बोलते थे। और उसके बाद बलबन ने तुर्कान जो चहलगानी था इसको
खत्म कर दिया था, इसका दमन कर दिया था। और इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। किसकी? दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। और बलबन ने नौरोज प्रथा का आरंभ भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो नौरोज प्रथा का आरंभ भी बलबन ने किया था और दीवाने अर्ज की स्थापना भी बलबन ने ही की थी। और जो तुर्काने चहलगानी थी उसको भी नष्ट कर दिया था, उसका दमन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी इसने और पापोस प्रथा भी जो है बलबन ने ही स्टार्ट की थी। और यहाँ पर जो है आपका गुलाम वंश कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, कल हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, काफी बड़ा है, हो सकता है 2 पार्ट में हो या 1 पार्ट में ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।